की जा रही है चक्रवात गुलाब के बारे में। अब आप पूछेंगे शुरुआत में पाकिस्तान क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि ये जो गुलाब है ना, ये भी पाकिस्तान से आया। बोले क्या चक्रवात पाकिस्तान से चल के आया है क्या? अरे भैया, इसका नाम जो गुलाब है ये पाकिस्तान से ही आया है। यानी गुलाबो जो शब्द है वो किसने यूज किया? पाकिस्तान ने यूज किया। बोले सर एक मिनट, ये चक्रवात तो हमने सुना था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने क्यों किया? अरे पाकिस्तान छोड़िए जनाब, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अगर कोई भी तूफान आएगा तो उसका नामकरण 13 देशों के द्वारा मिलकर किया जाता है। उन 13 देशों में से एक पाकिस्तान भी है। इस बार की बारी पाकिस्तान की थी, तो पाकिस्तान ने इसका नामकरण गुलाब रखा था। तो आइए आज गुलाब के बारे में चर्चा करते हैं। गुलाब आया, गुलाब के अंदर कौन कौन सी क्रांतिकारी चीजें थी, कितना प्रकार का घातक था, चक्रवात क्यों आते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात किस प्रकार के होते हैं। लंबे समय से नहीं पढ़ाया है, अब पढ़ाने का मौका मिल रहा है। बोले सर हाँ याद तो आ रहा है, आपने पढ़ाई तो थी चीजें, लेकिन थोड़े समय पहले पढ़ाई थी। मैंने कहा भाई लगभग याद करो कितने समय पहले पढ़ाई थी। बोले आपने मई के आसपास पढ़ाई थी, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर चला गया, अब सितंबर में फिर पढ़ा रहे हो आप। मैंने कहा बहुत सही। अगर आप न्यूज को भी रिलेट करते हुए चलो तो आपको पता चल जाएगा कि तूफानों के बारे में क्लास में भी चर्चा इनके 4 महीने के दौरान नहीं हुई, बाकी उससे पहले भी हुई थी, उसके बाद भी हुई थी। बोले ऐसा क्यों? कारण है कि जब मानसून आता है तो चक्रवात कंसिडरेबल नहीं होता है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, हमारे जो हिंद महासागर में, विशेष रूप से जो उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है, इसमें चक्रवात केवल 2 ही सीजन में आता है। कौन कौन से सीजन में आता है? या तो आता है मार्च से लेकर मई के बीच में। दोबारा से नोटिस कर लीजिएगा इस बात को, और लिखना चाहें तो आप लिख भी लीजिएगा। भारत में जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, कौन कौन सा? या तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, इनमें अगर चक्रवात आता है, या तो यह आता है मार्च से मई के महीने में, या फिर यह आता है साथियों अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में। अब आप एकदम अपनी घड़ी चेक करेंगे, 1 अक्टूबर के दिन आप ये न्यूज पढ़ा रहे हो, ये न्यूज है कब की? मैंने कहा भाई 28 से 29 सितंबर की न्यूज है। तो बोले आपने अभी एक लाइन बोली कि भारत में चक्रवात 2 समय पर आता है, या तो मार्च से मई के बीच में आता है, या फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आता है। लेकिन ये जो घटना हाल ही में घटी है, ये तो सितंबर की न्यूज है। सितंबर की न्यूज है तो सितंबर बोल के दिखाओ ना। मैंने कहा यार इन जनरल भारत के अंदर तूफान यानी साइक्लोन सितंबर में आते ही नहीं है। फिर आप पूछेंगे अच्छा तो नहीं आते तो ये क्या पहली बार ऐसी घटना हुई है क्या? मैंने कहा हां, ये आपने सवाल सही पूछा। 21वीं सदी के अंदर यह घटना तीसरी बार हुई है कि सितंबर के अंदर तीसरी बार तूफान आया है ना? गजब बात। दोबारा से सुन लीजिए क्या कहा मैंने। ये जो घटना गुलाब की हुई है, ये घटना तीसरी बार हुई है। तो इसका मतलब ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सितंबर में सामान्यतया तूफान नहीं आते। अब आप पूछेंगे 21वीं सदी किसको कहते हैं? अरे भैया वर्ष 2000 से लेकर 2021 के बीच में अभी तक जब आप चल रहे हो और आगे तक चले जाना, 2099 तक पहुंच जाना, ये जो टेन्योर है इस बीच में हाल ही में अभी तक 3 ही बार सितंबर में तूफान आए हैं। बोले अच्छा इसलिए खास है क्या ये? बोले हाँ। तो बोले पूछेंगे तो बता दो सर, तीसरी बार अगर ये है तो बाकी पहली बार क्या था? मैं कहा देखिए गुलाब अभी आया है, इससे पहले प्यार आया था। गुलाब किसका प्रचार करता है? प्यार का। प्यार आया था सबसे पहले 2005 में, वो भी सितंबर में आया था। यानी सितंबर के अंदर पहला प्यार जो था वो 2005 में आया था, उसका नाम ही तूफान का प्यार था। मतलब सोचिए कि अपने इंडियन ओशन रीजन में कितने रोमांटिक प्रकार के लोग रहते हैं। एक तूफान का नाम गुलाब है, एक तूफान का नाम प्यार है, एक का नाम दया है। दया, कुछ तो गड़बड़ है साथियों। दाए नाम से तूफान आया था वर्ष 2018 के अंदर, यानी कि सितंबर में तीसरा तूफान इस बार आया है जिसका नाम गुलाब है। बोले अब तो समझ में आ गई सारी बातें। पर बोले सर अब ये भी बता दो, ये तूफान बीच में तो क्यों नहीं आते और अभी क्यों आते हैं? अच्छा दूसरा ये भी बता दो सर कि तूफानों का नामकरण कैसे होता है? मैंने कहा यार इसके ऊपर तो मैंने वीडियो डाले हुए हैं, देख लेना, काफी ज्यादा मैंने काफी डिटेल में बताए हुए हैं। हाँ लेकिन ये कंसेप्ट मैं रिवाइज जरूर कराना चाहूंगा कि तूफान आते कैसे हैं। तो आज के सेशन में आप तूफान आते कैसे हैं ये भी सीखेंगे। आफ्टर ऑल तूफान होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार में स्पीड का निर्धारण कैसे होता है, तूफान कहते किसको हैं। चलिए यहीं से
शुरू करते हैं, तूफान कहते किसको हैं। साथियों, अगर आपने बचपन में क्या अभी भी नोटिस तो किया होगा, सामान्यतया आपके आसपास के क्षेत्र में एक बहुत तेज हवा का बवंडर सा ऊपर उठता है। गर्मियों के समय में आपने इस प्रकार का दृश्य बहुत देखा होगा, हवा का एक बहुत तेज बवंडर सा उठता है। हमारे क्षेत्र में, राजस्थान में उसे भभूलिया कहते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं मुझे बता दीजिएगा, है ना। हवा का एक बहुत तेज बवंडर सा ऊपर उठता हुआ चला जाता है। और तो और क्षेत्रों में मान्यता तो ये तक होती है कि अरे इसके नजदीक मत आ जाना, इसमें भूत होता है। हाँ, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन शायद इसलिए उसे भूत माना जाता हो क्योंकि इतना तेज हो जाता है कई बार वो भभूलिया कि लोगों को उड़ा ले जाता है। कईयों के घरों की टीन शेड उड़ जाती हैं, कईयों के छप्पर उड़ जाते हैं। ये भभूलिया जब पानी में बन जाए ना जनाब, तो इसे चक्रवात कहते हैं। दोबारा से सुनिए, वो गोल गोल घूमती हुई हवा अगर इस प्रकार से घूम जाए कि वो पानी के अंदर गोल गोल घूम जाए तो उसे चक्रवात कहते हैं। बोले अच्छा, तो सर ये भभूलिया क्यों बनता है, पहले ये बता दो, फिर पानी वाली बात भी बता देना। मैंने कहा बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ और तथ्य भी जान लो। बेटा, इसमें जो हवा की स्पीड नापी जाती है वो नॉट में नापी जाती है, KNOT, नॉट, जिसमें कि पानी के अंदर चल रहे जहाजों की गति भी नापी जाती है। नॉट की अगर हम बात करें तो 1 नॉट इज इक्वल्स टू सामान्यतः 1.8 किलोमीटर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर चलने वाली हवा, इसकी रेंज 48 नॉट से ऊपर है, यानी 48 नॉट से ऊपर है। जो बातें मैं बोलता चला जा रहा हूं, इफ नीडेड तो आप इन्हें लिखते भी चले जाइएगा। अगर चलने वाली हवा, जो कि हवा घूम रही है बवंडर बनके, ये 48 नॉट से ऊपर है, तो इसे सीवियर साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीवियर साइक्लोन। कब? जब ये 48 नॉट से लेके 63 नॉट के बीच में होता है। बोले अच्छा, फिर और कौन सा होता है? मैंने कहा इससे ऊपर होता है वेरी सीरियस प्रकार का। वेरी सीरियस किसे कहा गया? अगर हवा 64 नॉट प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 89 यानी 64 नॉट से लेकर के 89 नॉट तक की स्पीड पर चलने लगे, तो ऐसे तूफान को वेरी सीवियर कैटेगरी में डाला जाता है। बोले अच्छा, यानी कि 90 से पहले पहले वेरी सीवियर है। नॉट के अगर हम बात करें तो 90 से जस्ट डबल कर लो, क्योंकि 1.8 किलोमीटर होता है 1 नॉट में। बोले तीसरा प्रकार क्या होता है? फिर होता है एक्सट्रीमली सीवियर। देखिए, एक तो था सीवियर, दूसरा था वेरी सीवियर, एक है एक्सट्रीमली सीवियर। एक्सट्रीमली सीवियर कहा गया है कि अगर 90 नॉट से लेकर के, यानी 90 नॉट से लेकर 119 नॉट तक, 119 बोले तो 119 है ना, तो 119 नॉट तक अगर कोई भी तूफान के अंदर हवा की गति हो तो उसे एक्सट्रीमली सीवियर यानी कि भयंकर तूफान कहा जाता है। फिर आप पूछेंगे इस भयंकर से ऊपर भी कोई चीज होता है क्या? हमने कहा बिल्कुल होता है, और वो क्या है? उसे कहते हैं सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन किसे कहते हैं? एक ऐसा तूफान जिसकी गति 120 नॉट से भी ऊपर हो तो उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो दोबारा से सुनिए, तूफानों का वर्गीकरण यानी पानी में उठे हुए उस भभूले का जो नामांकरण है वो 4 प्रकार का हुआ। एक हुआ सीवियर, एक हुआ वेरी सीवियर, एक हुआ एक्सट्रीमली सीवियर और एक हुआ सुपर साइक्लोन। वेरी सीरियस की कैटेगरी में 48 नॉट से लेकर के 63 नॉट तक, दूसरे वाले के अंदर 64 नॉट से लेकर के आपने जो स्पीड नापी थी वो नापी थी 89 नॉट तक। इसके बाद में 90 नॉट से लेकर 119 नॉट तक, 119 नॉट से लेकर के फिर यहां से आगे जो स्पीड नापी गई वो 120 नॉट से ऊपर की स्पीड नापी गई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नॉट वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। हमारे उसमें लैपटॉप में ना वो लिंक हो रखा है, क्या कहते हैं इसको, व्हाट्सएप लिंक हो रखा है, टुन्न टुन्न की आवाज कर रहा है। माफी चाह रहे हैं आपको, बीच में हुई असुविधा के लिए हमने मोबाइल से उस व्हाट्सएप को हटा दिया है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात सुनते हैं। तो बोले सर एक बात बताइए, स्पीड के हिसाब से तो समझ लिया, लेकिन ये बताइए ये जो गुलाब आई थी ये कितनी तेज गति से आया था? आई थी कि आया था? हमने कहा अभी तो आया था ही पकड़ लो यार, है ना, तूफान था, तूफान को इज्जत दे लो। बोले ठीक है सर, इसकी स्पीड क्या थी? मैंने कहा बेटा इसकी स्पीड की कैटेगरी रखी गई है सीवियर कैटेगरी में, यानी तूफान की कैटेगरी में इसे सबसे नीचा रखा गया है।
चलो सर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो अब हमको थोड़ा सा सर लॉजिक भी बता दो कि तूफान वूफान आते क्यों हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर स्पष्ट रूप से ज्योग्राफिकल फिनोमिनान में यह लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। साइक्लोन पढ़ना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इधर देख लीजिएगा। जीएस पेपर 1 यूपीएससी सिलेबस मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना में अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, ये साइक्लोन शब्द मेंशन्ड है, इसलिए हम इतना डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आपके साथ में। तो साथियों, आपके सामने हम चर्चा कर रहे हैं गुलाब के बारे में, जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया 28-29 तारीख को। ये आंध्र प्रदेश और मतलब ये जो अपना उड़ीसा वाला तट है यहां पर टकराया। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर ये इस प्रकार से टकराया था, हमने आपको यहां पर दिखा दिया। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर एक बात बताइए, हमको ये तो समझ में आ गया कि तूफान आया था, लेकिन सर हमें एक चीज और समझनी है कि ये तूफान इधर की तरफ भी आया, ऐसा ही तूफान इसी समय पर इस तरफ भी देखा गया। 2 तूफान एक साथ थे। एक तूफान तो साथियों ये वाला था जिसे नाम दिया गया गुलाब, और इसी के पैरेलल अरब सागर में भी एक तूफान बन रहा है। अरब सागर में बनने वाले तूफान का नाम रखा गया है शाहीन। क्या नाम रखा गया है? शाहीन। तो यहां पर 2 प्रकार के वो आए हैं तूफान, एक गुलाब है और दूसरे का नाम है शाहीन। आप में से कईयों की तो अड़ गई होगी इस बात को लेकर, सर एक बात बताओ ये सारे नाम पाकिस्तान ने क्यों रखे? बेटा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दुनिया भर के अंदर तूफानों के बारे में जानकारी देती है ना, उसने दुनिया के अंदर 6 पर्टिकुलर केंद्र बना रखे हैं जहां से तूफानों का नामकरण, उनके बारे में जानकारी, सारी चीजें डिसाइड होती हैं। उन 6 में से एक क्षेत्र नॉर्थ इंडियन ओशन है। उस नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर 13 देश आपस में मिलकर अपने अपने क्षेत्र के तूफान के नाम रखते हैं। सर हम अपने देश का नाम खुद क्यों नहीं रख लेते? दूसरे की बात हम क्यों माने? बेटा इसलिए मानी जाती है, कल को मान लो कि आपने अपने इन 13 देशों में, जो इंडियन ओशन के अंदर ये वाले देश हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के नजदीक वाले जो देश हैं, बोले सर इन देशों के अंदर तूफान आया। अब आपने सहायता भेजने की कोशिश करी बांग्लादेश में। अब आपने कहा अपने हिसाब से, आपने कोई भी नाम रख लिया, करण रख लिया, महेश रख लिया, सुरेश रख लिया, बोले भाई सुरेश आया है हमारे यहां पर। बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि नहीं साहब हमारे यहां पर गुलाब आया है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन में बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो अपने हिसाब से इन 13 देशों ने कहा कि हम अपना नाम का एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें हर देश के हिसाब से नामकरण होता चला जाएगा, जब मौका आएगा तब हम नाम रख लेंगे, ठीक है? तो इस बात को अपने ईगो पर मत जोड़िएगा, राष्ट्रीय स्वाभिमान से मत जोड़िएगा कि हम अपना नाम क्यों नहीं रख लेते। इससे पहले आपने ताउते करके नाम रखा हुआ था, तो वो किसी और देश का नाम था, तो हम मान करके चलते हैं कि ये सारे के सारे नाम होते हैं, ठीक है? चलिए इसके बाद में साथियों अब एक बात और देखिए, तूफान के हिसाब से बहुत तेज बारिश भी आई। बारिश का आलम इतना तेज था कि तटीय इलाकों के अंदर जो छोटी मोटी दुकानें बनी हुई थी, या फिर जो भीषण जो शहर के जो निचले हिस्से होते हैं, वहां पर पानी की गति से बहुत सारा नुकसान पहुंचा। अब हमारे मन में एक सवाल वहीं से शुरू होता है वापस। क्या शुरू होता है? सर आपने भगोले से लेकर के कहानी शुरू की थी, कहा था बहुत तेज हवा चलती है। अब बहुत तेज हवा चलती है तो अब कारण भी बता दो, ऐसा क्या है? मैंने कहा हम माहौल तो बहुत देर से बना रहे हैं, कारण अब बता देते हैं। बेटा कारण क्या होता है ना, आपके पहले भगोला क्यों आता है ये समझ लो, फिर मैं आपको ये कारण भी बताता हूं। बेटा असल में भगोला क्यों आता है, क्योंकि जिस लैंड पर आपने हवा गोल गोल घूमती देखी है, देखो कितनी तेज बादल उड़ करके यहां अंदर एंट्री कर रहा है, जिस जगह आप हवा को गोल गोल घूमता हुआ देखते हैं, असल में वहां होता यह है कि उस जगह पर तेज तापमान के कारण, जमीन का तापमान बढ़ने के कारण, वहां से उपस्थित जो हवा है वो हवा उस जगह से उठ करके दूर चली जाती है। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा मतलब यूं समझो कि एक कमरा समझ के चलो आप एक बार, है ना? एक कमरा है, जिस कमरे में बैठकर आप इस समय पढ़ रहे हैं, इसी कमरे को अपने दिमाग में एज ए पिक्चर ले लो। आप सोच के देखो कि जहां आप बैठकर पढ़ रहे हो यहां का तापमान बढ़ जाए, आप बढ़ा दें कैसे भी गर्म हवाओं से, या कैसे भी हवा का तापमान बढ़ जाए, हवाएं गर्म होने पर उठने लगती हैं। अब साहब वहां की हवा उठने लगी, जब वो हवा वहां से उठने लगी तो आसपास की जो हवा है, वो जो ठंडी हवा है, उसे लगता है कि जगह खाली हो गई है। और हवा का एक नियम होता है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। ऐसी स्थिति में आपके कमरे के आसपास की जो ठंडी हवा है वो उस गर्म हवा की जगह लेने के लिए दौड़ने लगेगी, और दौड़ने के लिए सभी लोग एक साथ दौड़ लगाएंगे अगर, और एक ही जगह पर सब लोग आना चाहते हैं,
तो यार ये तो बिल्कुल एक ऐसी घटना हो जाती है जैसे ना वो चेयर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसी सीन बन जाता है। यानी कि हवा एक जगह पर पहुंचना चाह रही है, लेकिन कमरे के चारों कॉर्नर से हवा जब एक साथ पहुंचना चाह रही है तो ये आपस में गोल 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 घूमने लग गए। इसी को आप भभूलिया कहते हैं। आप पूछेंगे सर मेरे कमरे को तो आपने समझा दिया, लेकिन आप ये बताओ कि अगर समुद्र में ऐसा होता हो तो कैसा होगा? समुद्र में ऐसा होता क्यों होगा? आप चलो ये बताओ। चलो मैं समुद्र के बारे में आपको थोड़ी कहानी बताता हूं। असल में बच्चों होता क्या है, समुद्र के अंदर ऐसा काम इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के तापमान के चलते हुए जो आइलैंड्स हैं ना, जो हमारे द्वीप हैं समुद्र में बने हुए, जैसे अंडमान है ना, इस तरफ लक्षद्वीप है, यहां की लैंड, अच्छा ये तो आपको मालूम होगा कि भूमि पानी के तुलना में ज्यादा जल्दी गर्म होती है ना, लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होती है, पानी लेट से गर्म होता है। तो हुआ ये बच्चों कि जो सितंबर मंथ तक आते आते जब सूरज पूरे टाइम तक नदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर रह चुका है, तो यहां पर रहने वाली जो लैंड है ये गर्म हो लेती है और पानी तुलनात्मक रूप से ठंडा हो लेता है। तो उस गर्म आइलैंड से हवा ऊपर उठ चुकी होती है और चारों तरफ से जो हवा का क्षेत्र है, जो आसपास की हवा है, वो उसके नजदीक पहुंचने लगती है। तो आइलैंड के चारों तरफ चक्कर लगना शुरू होता है। इसलिए हमेशा तूफान की जो शुरुआत होती है ना, वो किसी आइलैंड से होती है। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताओ, अगर ये हवा ही है तो समुद्र के माध्यम से आने वाली हवाओं में बारिश क्यों बनती है? बारिश तो बननी ही नहीं चाहिए, फिर बारिश क्यों आती है? बेटा बारिश इसलिए आती है कि जब वो हवा गोल गोल चक्कर लगाती है ना, तो वो अपने साथ समुद्र के पानी को भी हवा में ऊपर उठा देती है बहुत ऊंचाई तक। जैसे जमीन पर जब भभूला बना था तो उसने मिट्टी को बहुत ऊंचाई तक उठा दिया था, ऐसे ही समुद्र में जब बनती है तो वो पानी को बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठा देती है, जिससे वो पानी ऊपर ही ऊपर उड़ने लगता है। और जैसे ही हवा के साथ साथ वो बहना शुरू करता है तो उसके साथ बहते बहते वो लैंड पर बारिश कर देता है। तो आप पूछेंगे तो फिर लैंड पर बारिश क्यों होती है, समुद्र में बारिश क्यों नहीं होती? भाई समुद्र में भी होती है। अब वो जितना आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे मिट्टी जहां भभूला बना वहां पे भी गिरेगी और जहां पर भभूला खत्म होगा वहां पर भी बनेगी। फिर आप पूछेंगे एक बात बताइए, ये साइक्लोन खत्म कहां होता है? बेटा साइक्लोन वहां खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगा जहां पर तापमान में अंतर समाप्त हो जाए, यानी कि दोनों प्रकार का तापमान, केंद्र का तापमान और बाहर का तापमान बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक साइक्लोन खत्म हो जाएगा। बोले अच्छा, तो इसे डेथ ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। सामान्यतया तट पर आने पर ऐसा होता है। क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आ गई? चलिए आगे की बात समझते हैं। सर साइक्लोन में हवा घूमती कौन सी दिशा में है? बेटा नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन की हवा घूमती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं, यानी इक्वेटर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो यह हवा क्लॉकवाइज घूमती है। बोले ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा होता है कोरियोलिस बल के कारण। यह कोरियोलिस बल क्या होता है? आप केवल यूं समझ लीजिए कि इक्वेटर से अगर किसी को नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना होगा तो राइट हैंड साइड में मूवमेंट होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमने बहुत बार आपको सिखाई हैं। एक वीडियो मैं आपके कमेंट बॉक्स में और पिन करा दूंगा जहां से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। फिलहाल के लिए ये समझिए कि कोरियोलिस बल के प्रभाव से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला जो प्रभाव मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया वो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ जाएंगे। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस क्षेत्र में, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज गुलाब, और इस तरफ जो दिखाई पड़ रहा है दैट इज शाहीन। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर सारे महत्वपूर्ण की जानकारी देता है। उसके हिसाब से नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर 13 देशों का नेतृत्व भारत करता है। इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और साथियों ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो मैंने आपको बता दिया, तूफानों के बारे में जानकारी देता है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो दुनिया के जो 6 कॉर्नर्स मैंने आपको बताए वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें से एक कंसीडर किया जाता है जो कि नदर्न इंडियन ओशियन के अंदर निर्णय लेने का कार्य करता है। इंडियन मीटरोलॉजिकल की स्थापना 1875 में हुई थी। आप नोटिस करिए, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल की स्थापना 1950 में हुई है और आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। यह तथ्य आप लोग जान सकते हैं। वर्तमान में यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में कार्य
करता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। जो भी बातें मैंने आपको शुरुआत के अंदर बोली थी, कौन कौन सी बातें, कि 21वीं सेंचुरी के अंदर जो सबसे पहले आया था वो प्यार था, उसके बाद दाएं था, ये सारी बातें मैंने आपको लिख करके यहां पर दे दी हैं। जितने प्रकार का ये होता है साइक्लोन वो भी मैंने बता दिया है, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर, सुपर साइक्लोन, ये कंटेंट में आपको पूरी तरह से लिख करके मिल जाएगा। साइक्लोन जो 2020-21 में आए उनमें से ताउते, यास, गुलाब, शाहीन, एम्फान, निसर्ग, गति और बुरेवी, ये साइक्लोन हैं जो 2020-21 में आए हैं। ये सारा कंटेंट आपको क्लास खत्म होने के बाद में प्राप्त हो जाएगा। कहां पर प्राप्त हो जाएगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्या से ढूंढना पड़ेगा? मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, अंकित अवस्थी सर। क्लास खत्म होने के बाद में आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह जरूरी जानकारियों में जान लीजिए कि आज शाम 7 बजे फिर से आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस हमारे साथ फ्री स्पेशल क्लास में, जो कि होती है रोजाना शाम 7 बजे अनअकैडमी के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पेड क्लासेस के अंदर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एसएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स लिया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी उस बैच को ज्वाइन करता है तो उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तमाम सब्जेक्ट मिलते हैं। जितने भी एडुकेटर्स उस कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस मिलती हैं। याद रखने वाली बात है रेफरल कोड, जिसका उपयोग करके आप चाहे फ्री क्लास हो या फिर संडे के दिन होने वाला कॉम्बैट हो, जिससे आप फ्री स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, तमाम चीजों के लिए आपको रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना होता है। कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर उपस्थित जितने भी टीचर्स की क्लासेस हैं उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यूपीएससी अथवा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो अंकित 10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व